नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में ये आज हमारी अगली क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने संगम काल को देखा था। संगम काल क्या था, तो हमने उस पर अच्छे से चर्चा की थी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि साउथ इंडिया के इतिहास में, यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास में संगम वंश कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। और चेर, चोल, पांड्य तीन प्रमुख राजवंश हैं जिनको हम इस टाइम पढ़ते हैं। संगम वंश इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी इसकी जो जानकारी मिलती है हमें इस कालखंड की, वो संगम साहित्य से मिलती है। संगम साहित्य क्या था? तो संगम साहित्य जो है, तमिल जो कवि थे वो एक सभा करते थे और उन सभाओं में उन्होंने एक साहित्य की रचना की थी। ठीक है, कई सारी बुक्स की रचना की थी और उन्हीं बुक्स से हमें उस काल का इतिहास पता चलता है। क्योंकि वो बुक्स एक सभा यानी कि एक संगम में लिखी गई थी, तो इसीलिए उन बुक्स को संगम साहित्य कहते हैं। उसके बाद हमने चेर, चोल, पांड्य शब्द को अच्छे से देखा था और हमने बताया था कि ये लगभग जो है आपके 300 ईसा पूर्व से मोटा मोटा और 300 ईस्वी तक का ये इतिहास है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उसके आगे चलेंगे। दक्षिण भारत के जो अन्य महत्वपूर्ण राजवंश उसके बाद हुए, बेसिकली हम इस क्लास में चर्चा करेंगे 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच, किसके मध्य? आपकी जो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य जो महत्वपूर्ण राजवंश आए उनको हम देखेंगे। ठीक है, उनके प्रमुख शासकों को, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन चीजों को हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे उन चीजों पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, इसमें हम क्या देखने वाले हैं इस क्लास में? आज के हम क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का परिचय देखेंगे। कौन कौन से राजवंश? तो पल्लव वंश है आपका। ठीक है, फिर चालुक्य हैं। चालुक्य की हम तीन शाखाओं को देखेंगे, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य और वतापी के चालुक्य। चालुक्यों की ये तीन शाखाएं थी, हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छे रूप से आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि ये सब राजवंश कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे उदय हुआ और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जितनी चीजें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं, उतनी चीजें हम बहुत आसानी से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया, तो चालुक्यों की तीन शाखाओं को देखेंगे, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और आपके कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। आज की क्लास में इतने राजवंशों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और है चोल। इसी साउथ इंडिया में हम एक और राजवंश पढ़ेंगे, वो होगा चोल। चोल हम चेर, चोल, पांड्य पढ़ चुके हैं ना। चोल को संगम काल में चोलों का फिर से उदय होता है, उनका साम्राज्य खत्म हो जाता है लेकिन फिर से उदय होता है, एक शासक आता है जो कि चोलों का फिर से चोल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो उस क्लास का भी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे चोलों का जो है फिर से जो है उनकी स्थापना होती है। तो चलिए आपको हम बताते हैं, पल्लव, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी के चालुक्य और चोल, ये जो इंपॉर्टेंट आपके साम्राज्य थे, इनकी स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो सारी चीजें हमने बता, हम आपके लिए पीपीटी में अच्छे से लिख के आपके लिए नोट्स लाते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, उसके बाद हम बताएं कि अगर आप लोगों का अच्छा सा सहयोग रहेगा तो अभी ये जो पीपीटी रॉ फॉर्म में है, इसको अच्छे से प्रिंटेबल फॉर्म में, यानी कि आपको एक अच्छी बुक्स की जैसे आपको नोट्स ही प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी एकदम फ्री में करवा दिया जाएगा। उसके लिए कोई आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस हाँ, उसके लिए इतना ही चार्ज रहेगा कि आप लोग सपोर्ट बनाइए, क्योंकि जब सपोर्ट बनाएंगे तभी हमसे उतनी मेहनत होगी, कि उतने मेहनत होगी उतना मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले हम देखिए, आज की क्लास को देखने से पहले हम आपको पूरी एक कहानी, आपको पता है, पहले हम कहानी बताते हैं, उसके बाद जो है क्लासेस को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, एक वंश था शातवाहन। याद आ रहा है आपको? शातवाहन, हम लोग शातवाहन के बारे में कब चर्चा किए थे, आपको कुछ याद है? हम पीछे की क्लासेस से सोचते हैं कि आपके एक वहां से आप लिंक कर सके चीजों को। ठीक है, जुड़ाव महसूस कर सके, पीछे से, पीछे के इतिहास से, पीछे की घटनाओं से आगे की घटनाओं में एक जुड़ाव महसूस कर सके। जब महसूस होगा जुड़ाव, तो आपके दिमाग में कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को क्लासेस बोरिंग लगती हो, क्योंकि थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए कोई टीचर तो है नहीं जो हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करता है। एक कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत हमारी कोशिश ये रहती है कि कंटेंट आपको बहुत अच्छा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आजकल हम मतलब देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ने में इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। ठीक है, पढ़ने में देखिए, पढ़ाई इंटरटेनमेंट नहीं है, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए। इंटरटेनमेंट के ही चक्कर में जो आप यूट्यूब पे आते हैं इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, तो ऐसी क्लासेस देखते हैं जहाँ इंटरटेनमेंट होता है, तो वहाँ फिर इंटरटेनमेंट ही होता है, वहाँ पे पेपर नहीं निकलता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी आप लोगों का जो मानना हो, चाहे जहाँ से आप लोग पढ़ाई करिए, बस कोशिश किया करिए कि पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि सातवाहन वंश के बारे में हमने पढ़ा था। सातवाहन वंश के बारे में हमने कब पढ़ा था?
तो आपको याद आ रहा है हमने जो है जब शुंग वंश को पढ़ा था, कण्व वंश को पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था एक सातवाहन वंश। ठीक है, ये मौर्योत्तर काल में हमने इन चीजों की चर्चा की थी। ठीक है, मौर्योत्तर काल में हमने इन चीजों की चर्चा की थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए, जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश का एक बार थोड़ा सा छोटी सी 2-3 पॉइंट बता देते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ये पढ़ाए हैं, बस आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं। सिमुक था, राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी, और इसने देखते हैं ये मगध पे भी अधिकार कर लेते हैं, मगध तक इनका साम्राज्य विस्तृत हो जाता है। प्रतिष्ठान कहाँ था आपका, महाराष्ट्र में था। एक प्रमुख शासक हमने देखा था, गौतमी पुत्र शतकर्णी सबके सामने अपनी माँ का नाम लगा रहता था। हमने बताया था कि शायद ये मातृ सत्तात्मक सोसाइटी रही होगी, लेकिन राजा जो है वो पितृ सत्तात्मक ही होता था। बस इतना ही, बाकी सातवां पढ़ना है तो पीछे जाके क्लासेस में देखिए। ये हम जोड़ रहे हैं कि आपको एक जुड़ाव महसूस हो सके। तो ये हो गए सातवाहन। अब देखिए, उसके बाद आपके जो सातवाहन थे ना, ये सातवाहन, इन्हीं सातवाहनों का जब साम्राज्य कमजोर होता है, हमने बताया कि जब साम्राज्य कमजोर होगा तो जो क्षेत्रीय शक्तियां होंगी, जो क्षेत्रीय शासक होंगे, वो अपना एक पृथक साम्राज्य बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें से कोई ना कोई शासक। तो जब सातवाहन कमजोर होने लगते हैं तो इन्हीं के अधीन सामंत रहते हैं, इन्हीं के अधीन सामंत रहते हैं। देखिए, तो दक्षिण भारत या पूर्व भारत, जो प्राचीन काल का इतिहास, उसके में बहुत सारी जानकारियां हम नहीं मिलती हैं। ठीक है, नॉर्मल जानकारियां मिलती हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा जानकारियां नहीं, थोड़ी बहुत जानकारियां हैं। तो कहीं कहीं ना इतिहासकारों में मत भिन्नता है। तो ये जो हम स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी आप अपने दिमाग में रखिएगा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, बाकी फैक्ट्स केवल उतने ही याद करिएगा जितने कि हम आपको पीपीटी में देंगे या फिर याद करने के लिए बोलेंगे। तो पहले आप स्टोरी समझिए। देखिए, अभी जो सातवाहन थे, इनके अधीन सामंत थे कौन, पल्लव लोग इनके अधीन सामंत थे, मतलब इन्हीं के अंडर में वो लोग एक विशेष क्षेत्र में शासन करते थे, सातवाहनों के अंडर में। ठीक है, बेसिकली सातवाहन ही साम्राज्य था, पल्लव उनके अधीन सामंत थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब गड़बड़ाती है तो स्टेट्स जो हैं क्या करते हैं, वो एकदम फ्री फील करते हैं कि भैया अब हम अपने अनुसार काम करेंगे। तो जब सातवाहन साम्राज्य कमजोर होने लगा तो पल्लवों ने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर ली, स्वतंत्र राज्य की नींव रख ली, स्वतंत्र अपना राज्य कर लिया, स्वतंत्र, कहा भैया अब हम तुम्हारे सामंत नहीं है। जब तक डर था, दाब था, तब तक इनके सामंत थे, अब बोले कि हम आपके सामंत नहीं है। तो इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। ठीक है, और पल्लव साम्राज्य वही आगे जाके आपका बनता है पल्लव वंश। ठीक है, अब इस पल्लव वंश के साम्राज्य की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, इसकी एग्जैक्ट स्थापना कब हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अब सामंत थे तो लगभग आपकी ये तीसरी से चौथी जो है ईस्वी के बीच में ये लोग फ्री होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, फ्री, मतलब अपने अनुसार शासन करने लगते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं सामंतों को, लेकिन जो इसका वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, यानी कि कब इस साम्राज्य, इस वंश ने, कब इसका जो है वास्तविक स्थापना हुई, कब इसने वास्तविक में शक्तियां अर्जित की, ठीक है, तो वो माना जाता है सिंह विष्णु के टाइम में। 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है सिंह विष्णु। इसे ही पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिंह विष्णु, इसे ही पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यहाँ तक की स्टोरी आप लोग समझे भैया। पल्लव क्या थे, तो पल्लव सातवाहनों के अधीन सामंत थे, जो कि तीसरी से चौथी ईस्वी के मध्य में अपने आप को सामंत, उनसे, सातवाहनों से फ्री करने लगते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से शासन करने लगते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1575 ईस्वी में सिंह विष्णु आता है और वह स्वतंत्र पल्लव वंश की नींव रखता है, पल्लव वंश को मजबूत करता है। पल्लव वंश को समझ लिए कहां से आया। चलिए, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, अब एक स्टोरी और सुनिए। एक व्यक्ति होता है, ठीक है, पहले एक चीज और समझ लीजिए। ये जो पल्लव है ना, इनकी राजधानी क्या थी, कांची थी। राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी कांची। राजधानी इनकी थी कांची। वर्तमान में जो आपका तमिलनाडु है उसी वाले एरिया में, ठीक है, तमिलनाडु। समझ गए आप पल्लव कहाँ के थे, किधर इनका साम्राज्य था, इतनी चीजें समझ गए। अब देखिए, अब आपको आगे से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मयूर शर्मन। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मयूर शर्मन। क्या नाम था, मयूर शर्मन। मयूर शर्मन, ये एक ब्राह्मण था। ये क्या था, यह एक ब्राह्मण था। ये जो है अध्ययन के लिए कांची गया। कहाँ पे गया, कांची। किसके, पल्लवों की राजधानी में। पल्लवों की राजधानी में क्या गया, ये गया अध्ययन करने के लिए। ये बात कर रहे हैं हम तीसरी शताब्दी के लास्ट की।
ठीक है, ये भी बात है आपकी 3rd शताब्दी के लास्ट की, 3री ईस्वी के लास्ट की ये बात है। आप सन 1 पे मत ध्यान दीजिए, कहानी समझिए। तो मयूर शर्मन कांची जाता है, किस लिए? अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए। और कांची हम बता रहे हैं कि जो आपकी कांची थी वो लगभग जो है इसी टाइम पीरियड में पल्लव उस क्षेत्र में स्वतंत्र शासन करने लगे थे। ठीक है, अभी पल्लव वंश सुदृढ़ नहीं हुआ है, एकदम वास्तविक रूप से उसकी स्थापना नहीं हुई, लेकिन वो सातवाहनों से पृथक होकर एक स्वतंत्र राज्य में कार्य करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, वास्तविक रूप में वो शक्तियां कब ग्रहण करता है? तो 575 में सिंह विष्णु के टाइम में। ये अभी कहानी ये समझिए कि मयूर शर्मन भाई पढ़ने के लिए जाता है कांची। कांची में जब अध्ययन के लिए जाता है तो यहाँ पे कोई पल्लव अधिकारी होता है जिससे इसकी झड़प हो जाता है। और पल्लव अधिकारी जो है कांची में पल्लवों की राजधानी है, तो कांची में पल्लव के अधिकारी होंगे। तो जो पल्लव वंश के अधिकारी थे, अधिकारी जो थे इसको अपमानित कर देते हैं। अधिकारी जो है इसको अपमानित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपमानित, अपमानित। अब ये भाई अपमानित हो जाता है। अपमानित होने के बाद ये एकदम क्रोध में आता है, क्रोध में वापिस आता है। ठीक है, वापिस आता है। जो आपका कर्नाटक का दक्षिण कर्नाटक वाला क्षेत्र है, दक्षिण कर्नाटक वाले क्षेत्र में, दक्षिण कर्नाटक वाले क्षेत्र में, दक्षिण कर्नाटक वाले क्षेत्र में, ठीक है, इसने पल्लवों से संघर्ष करके, यानी कि वहां से अपमानित हो गया है, तो दक्षिण कर्नाटक वाला जो यहाँ पे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पल्लव थे, तो ये वाला भी एरिया इनके अधीन था। लेकिन फिर ये इनसे संघर्ष करके, तो दक्षिण कर्नाटक वाला क्षेत्र है, पल्लवों से संघर्ष किया। पल्लवों से संघर्ष करके ये जो दक्षिणी कर्नाटक वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखते हैं, स्वतंत्र राज्य की नींव रखते हैं, स्वतंत्र राज्य की नींव रखते हैं। अब कह दो इस स्वतंत्र राज्य की नींव, इस स्वतंत्र राज्य का क्या नाम था? तो ये जो साम्राज्य अब बन रहा है ये था कदम्ब साम्राज्य। क्या था? कदम्ब साम्राज्य। क्या था? कदम्ब साम्राज्य, कदम साम्राज्य। स्टोरी समझे आप? एक और साम्राज्य की कहानी बता दी आपको कि कदम साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। अब यहीं आपको नहीं रुकना है। अब ये जो कदम साम्राज्य था ना, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है, मतलब जो भी चलता है थोड़े बहुत दिन, उसके बाद क्या होता है, इनके जो है कदम जो इनके अधीन जो है, जो चालुक्य थे आपके, चालुक्य, कदम्बों के सामंत थे। चालुक्य क्या थे? सामंत थे। जैसे हमने देखा कि सातवाहनों के सामंत आपके पल्लव थे, वैसे ही जो कदम्ब थे उनके सामंत चालुक्य थे। और बाद में जब कदम साम्राज्य कमजोर हुआ तो हो जाती है चालुक्य वंश की स्थापना। किसकी स्थापना हो जाती है? चालुक्य वंश की स्थापना। और ये कौन? चालुक्य की 3 शाखाएं थी, तो ये अभी जिस शाखा की स्थापना हो रही है उसका नाम है वतापी। वतापी के चालुक्य, इसको बादामी बोला था, वतापी या बादामी के चालुक्यों की स्थापना। तो बेसिकली ये चालुक्य जो बतापी या फिर वेंगी के चालुक्य थे, इनकी स्थापना कैसे होती है? तो ये कदम साम्राज्य के अधीन सामंत थे। जब कदम साम्राज्य कमजोर हुआ तो इन्होंने भी एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। ठीक है, और वो जो साम्राज्य कहलाया वो चालुक्य वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक देखिए, संस्थापक के विषय में मतभेद है। ठीक है, जयसिंह को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। ठीक है, अब ध्यान आपको क्या रखना है, अभी हम आपको जो भी राजवंश है उनके बारे में बता रहे हैं कि इन राजवंशों की क्या स्टोरी है, कैसे स्थापना होती है। अभी हम प्रमुख शासकों की बात नहीं कर रहे हैं, प्रमुख शासकों की बात हम इसके बाद में जाकर के अच्छे से करेंगे, वहां से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी आपके दिमाग में एक हम कोशिश कर रहे हैं एक नए तरीके से कि सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दिया जाए कि कैसे क्या क्या घटनाएं हुई, फिर उन घटनाओं के अंदर जाएंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे कि किस वंश के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण शासक था, क्या महत्वपूर्ण और पॉइंट्स थे उससे रिलेटेड, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक स्टोरी आप लोगों को समझ में आई? तो किसकी किसकी स्थापना हम देख लिए, एक बार पीछे चलते हैं, थोड़ा सा आपको फिर समझा देते हैं। सातवाहन वंश कमजोर होता है तो उनके अधीन जो पल्लव थे उन लोगों ने, जो कांची तमिलनाडु वाला एरिया था, वहां पे एक नए साम्राज्य की नींव रखी और वह पल्लव वंश कहलाया। इन पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची। इसी कांची में एक ब्राह्मण आया था पढ़ने जो कि मयूर शर्मन था। मयूर शर्मन को अपमानित कर दिया पल्लवों के अधिकारियों ने। तो ये मयूर शर्मन जाता है और जो दक्षिण कर्नाटक वाला एरिया है वहां पल्लवों से संघर्ष करके एक स्वतंत्र राज्य की नींव रख लेता है जो कि कदम्ब साम्राज्य कहलाता है। फिर इसी कदम्ब साम्राज्य के अंतर्गत एक कुछ सामंत थे, चालुक्य कुछ सामंत थे, ठीक है, चालुक्य जो थे वो इनके सामंत थे। तो इन्होंने क्या किया, जब कदम्ब साम्राज्य कमजोर हुआ तो चालुक्यों ने उन्हीं कदम्ब साम्राज्य के अवशेषों पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की जो कि चालुक्य साम्राज्य के नाम से जाना गया। और ये चालुक्यों की पहली शाखा थी बतापी के चालुक्य। इनको बतापी के चालुक्य के नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि चालुक्यों की 3 और शाखाएं थी, सॉरी 2 और शाखाएं थी, वातापी, वेंगी और कल्याणी। अभी हम देखेंगे कि वातापी और वेंगी के कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना कैसे होती है। तो
अभी हम केवल आपको स्थापना बता रहे हैं कि कौन सा साम्राज्य कैसे अस्तित्व में आया। इसके बाद चलिए, अब ये जो चालुक्य थे ना, चालुक्य थे, तो चालुक्यों का एक महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसके बारे में हम जानकारियां देखेंगे आगे, अभी हम बस स्टोरी समझ रहे हैं। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड, इसके अधीन एक शासक था जिसका नाम क्या था, पुलकेशिन सेकंड था, पुलकेशिन सेकंड था। अब ये पुलकेशिन सेकंड क्या करता है, ये आपका एक एरिया होता है वेंगी का, वेंगी, ठीक है, वेंगी आपका कहाँ होता है, तो जो आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, बेसिकली आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें आता है। वेंगी जो आपका आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है वहां पे आता है वेंगी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीत लिया, वेंगी को जीत लिया। जीत करके इनका एक भाई था, पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई था, एक भाई था जिसका नाम था विष्णुवर्धन, जिसका नाम था विष्णुवर्धन। तो इसने अपने भाई को बोला, भैया विष्णुवर्धन जी अब आप वेंगी को संभालिए, क्योंकि हम तो वातापी को संभाल रहे हैं, वातापी या फिर बादामी को संभाल रहे हैं, तो आप चले जाइए वेंगी में और आप वेंगी के साम्राज्य को देखिए। तो अब ये देखिए, अब इन्हीं को जो है, ये जो अब यहाँ से एक नए वंश का उदय हो रहा है, वह उदय क्या, ये बेसिकली चालुक्यों की ही आपकी जो चालुक्य है, इन्हीं की एक शाखा है। इन्हीं को वेंगी के चालुक्य के नाम से जाना गया, वेंगी के चालुक्य के नाम से जाना गया। अब आप चालुक्यों की दोनों शाखाओं को समझ चुके हैं, ठीक है, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। अब हम आगे देखेंगे कि कल्याणी के चालुक्य कैसे हैं, लेकिन अभी कल्याणी के जैसे इन दोनों में एक जुड़ाव है, तो अभी कल्याणी के चालुक्यों में ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है। अब हम चालुक्यों के बाद चलते हैं, चलते हैं आपके राष्ट्रकूटों के पास। तो देखिए, ये जो आपके इसमें समझिए, ये वेंगी का यहाँ से छोड़िए, वतापी वाली शाखा में आइए। कौन सी शाखा में, वतापी वाली शाखा में। तो जो वतापी के यानी कि बादामी के चालुक्य थे, इनका जो अंतिम शासक था उसका नाम था कीर्तिवर्मन। क्या नाम था, कीर्तिवर्मन। क्या नाम था उसका, उसका नाम था कीर्तिवर्मन, उसका नाम था कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन, ठीक है। अब कीर्तिवर्मन को एक आदमी था जिसका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था, दंती दुर्ग। क्या नाम था उसका, उसका नाम था दंती दुर्ग। इस दंती दुर्ग ने इस कीर्तिवर्मन को हराया, ठीक है, और हरा के एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिस जो कि कहलाया राष्ट्रकूट वंश। क्या कहलाया, राष्ट्रकूट वंश। क्या कहलाया, राष्ट्रकूट वंश। तो अब देखिए, पुलकेशिन जो सॉरी आपकी जो बतापी की शाखा है, बतापी या फिर बादामी वाले चालुक्य थे, उन्हीं के बाद जो है एक नए वंश का उदय होता है, राष्ट्रकूट वंश, जो कि इनके अंतिम शासक को, जब देखिए हमने बताया कि जब उत्तराधिकारी कमजोर होगा किसी साम्राज्य का, तो एक नया वंश, एक नई क्षेत्रीय शक्ति उभरेगी, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, हर साम्राज्य कई क्षेत्रों में बटा होता है, क्षेत्र में छोटे शासक या फिर छोटे नेता समझिए, जैसे नेता होते थे, और जैसे देखते थे कि केंद्र की शक्ति कमजोर हो रही है, तो वो नेता उस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर लेते थे। तो ऐसे भाई दंती दुर्ग था, इसका नाम बड़ा खतरनाक है, दंती दुर्ग नाम है। तो हमने, अच्छा इसको हमने याद कैसे किया था, देखिए हमने इसको याद किया था राष्ट्रकूट वंश की कैसे स्थापना हुई थी, तो हमने याद किया था कि ये जो आपका दंती दुर्ग था, इसके बहुत बड़े बड़े ऐसे दांत थे, ठीक है। और ये जो है कीर्ति जो बर्मन है, जैसे कीर्ति, कीर्ति का मतलब थोड़ा सा ऐसे समझिए, कीर्ति मतलब एक प्रकार की आपकी प्रसिद्धि होती है ना, तो दंती दुर्ग ने अपने दांतों से जो है कीर्तिवर्मन के दुर्ग को जो है दबा लिया, और इनकी जब दांत बंद हो जाएंगे तो इनकी प्रसिद्धि बंद हो जाएगी, तो खत्म हो गई प्रसिद्धि, खत्म मतलब चालुक्य खत्म, ठीक है। तो फिर ऐसे स्थापना हुई राष्ट्रकूट की, दंती दुर्ग के माध्यम से, ठीक है। अपने दांतों से इन्होंने दुर्ग तोड़ दिया, किसका, चालुक्यों का। यहां तक कि आप कहानी समझे, राष्ट्रकूट को समझ गए कैसे राष्ट्रकूट आए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, राष्ट्रकूटों के बाद आगे देखते हैं। अब देखिए राष्ट्रकूटों के बाद आपके आते हैं, राष्ट्रकूट हुए, ये राष्ट्रकूट जब आगे चल के कमजोर होते हैं, ये राष्ट्रकूट भी, अभी राष्ट्रकूट की स्थापना हुई, राष्ट्रकूटों की स्थापना दंती दुर्ग में की, और उनकी राजधानी थी मान्यखेत। इनकी राजधानी क्या थी, मान्यखेत इनकी राजधानी थी, ठीक है। राष्ट्रकूटों की राजधानी आपकी थी मान्यखेत। अब जब राष्ट्रकूट आगे चल के कमजोर होते हैं, अभी तो राष्ट्रकूटों का उदय हुआ है, फिर ये अपना इनका एक आएगा, इनका साम्राज्य बनेगा, फिर इनमें भी कोई जो है शासक आएगा जो कमजोर होगा। जब वो कमजोर होगा तो फिर से उसी प्रकार एक नए राजवंश की नींव होगी, और उस नए राजवंश का क्या नाम था, उस नए राजवंश का नाम था कल्याणी के चालुक्य। जो चालुक्य थे ना, उन्होंने जो कल्याणी वाला क्षेत्र था, अभी देखेंगे कौन किस क्षेत्र में, एक सेकंड थोड़ा सा जो है, हाँ मान्यखेत इनकी राजधानी थी,
कल्याण, इनकी मान्यखेत इनकी राजधानी थी। तो फिर राष्ट्रकूट क्या करते हैं, अभी इसको एक सेकंड, अभी ऐसे मत समझिए, आप फिर से समझिए। जो राष्ट्रकूट थे, जब इनका शासक कमजोर होता है आगे चल के, तो एक फिर से जो चालुक्यों का फिर से उदय होता है, चालुक्यों का फिर से उदय होता है, चालुक्यों का फिर से उदय होता है। जो ये चालुक्यों का अस्त हो गया था ना, इनकी शक्ति चली गई थी, राष्ट्रकूट आ गए थे, अब ये फिर से आते हैं। ये आते हैं और ये जो है राष्ट्रकूट का अंतिम शासक था, जिसका नाम था कक्क, कक्क सेकंड, कक्क सेकंड। तो कक्क सेकंड को जो है एक लोग होते हैं तैलब, तैलब सेकंड, तैलब सेकंड, ये इनको कक्क सेकंड को निपटा के चालुक्य वंश की फिर से स्थापना करते हैं। फिर से क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, और राजधानी जो अपनी बनाते हैं वो कल्याणी बनाते हैं, राजधानी को कल्याणी बनाते हैं, मान्यखेत से ट्रांसफर करके कल्याणी ले आते हैं। तो चूंकि इनकी राजधानी कल्याणी थी, तो इनको कल्याणी के चालुक्यों के नाम से जाना गया। यहां तक आप लोग समझे, कल्याणी के चालुक्यों के नाम से जाना गया। अब देखिए कितने राजवंशों को हमने एक इस शाखा से समझा, किस शाखा से, इससे समझा कि भैया सातवाहन थे, सातवाहन के बाद पल्लव आए, सातवाहन कमजोर हुए तो पल्लव आए, ठीक है। पल्लवों ने एक लोगों को अपमानित कर दिया, तो उन लोगों ने एक विशेष क्षेत्र में जाके कदम्ब साम्राज्य की स्थापना कर ली। मयूर शर्मन ने कदम्ब साम्राज्य की स्थापना कर ली। फिर हम देखते हैं इसी कदम्ब साम्राज्य जब कमजोर होता है, तो एक नया वंश आता है जिसको हम चालुक्य वंश कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, चालुक्य वंश कहते हैं। इस चालुक्य वंश ने जो है बाद में आगे चलकर एक नए राजवंश की नींव रखी, जो कि क्या कहलाया आपका, हाँ पहले यहाँ पे देखिए, चालुक्यों की तीन शाखाएं थी, चालुक्यों की हमने देखा कि तीन शाखाएं थी, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो पुलकेशिन सेकंड जो है वेंगी के चालुक्यों की स्थापना करता है, ठीक है। कैसे करता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाले एरिया को जीतता है, वहां पे अपने भाई विष्णुवर्धन को बैठा देता है, कहता है तुम शासन करो। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि ये जो आपके वातापी के चालुक्य थे, ये जब कमजोर होते हैं, एक नया वंश आता है राष्ट्रकूट वंश, दत्ती दुर्ग स्थापना करते हैं। फिर जब राष्ट्रकूट कमजोर होते हैं, तो चालुक्यों का फिर से उदय होता है, और इस बार चालुक्यों ने अपनी राजधानी कल्याणी बनाई, तो कल्याणी के चालुक्य आ गए। तो यहाँ तक की स्टोरी आप लोग, हम आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से हमने समझाया, थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो, हमने पूरी ऐसी कोशिश की। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसी समझ आप लोगों की इससे पहले विकसित हुई थी जहां भी आप लोगों ने पढ़ा था। अब एक वंश अभी और बचा है जिसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, वो है आपका चोल वंश। वो क्या है, चोल वंश। वो क्या है आपका, वो है आपका चोल वंश। तो देखिए, ये पल्लवों से नाराज होकर मयूर शर्मन ने एक नई स्थापना की, एक नए राजवंश की। फिर उसकी हमने देखा कैसे कैसे कई सारे वंश बनते चले गए। अभी जो पल्लव थे ना, आगे चल के ये भी वास्तव में कमजोर हो जाते हैं, इनका पूरा साम्राज्य कमजोर हो जाता है। जब इनका पूरा साम्राज्य कमजोर हो जाता है, तो एक आदमी आता है विजयालय, एक आदमी क्या आता है, एक आदमी आता है विजयालय, एक आदमी आता है विजयालय, जो इन्हीं का अंतर्गत सामंत था, जो कि सामंत था, किसके अंतर्गत, पल्लवों का सामंत था। फिर इस विजयालय ने देखा कि पल्लवों की शक्ति कमजोर हो रही है, तो इसने भी एक नए साम्राज्य की नींव रखी, और वह साम्राज्य चोल वंश के नाम से जाना गया। तो चोल भी फिर से आ गए, चोल भी फिर से आ गए, और इस बार इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तंजौर, तंजौर या फिर तंजावुर, तंजौर या फिर तंजावुर। तो आप लोग स्टोरी समझ चुके हैं कि कौन सा राजवंश कैसे आया। हमने सातवाहन देखा, सातवाहन तो हम पहले ही देखे थे, पल्लवों को देखा, ठीक है, मयूर शर्मन को देखा, मतलब मयूर शर्मन ने कैसे कदम्ब की स्थापना की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि चालुक्य देखा, वातापी के चालुक्य को देखा, वेंगी के चालुक्य को देखा, राष्ट्रकूटों को देखा, और फिर उसके बाद हमने देखा कल्याणी के चालुक्यों को। फिर हमने देखा कि कैसे पल्लव वंश कमजोर होने के बाद विजयालय ने चोल साम्राज्य की नींव रखी। अब ये हमने आपको समझा दिया अच्छे से कि कौन सा राजवंश कैसे आया। अब हम चलते हैं पीपीटी पे, और फटाक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको जो है लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जिसको समझने के लिए स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग ले लें, यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का आप ले लीजिए, फिर यहाँ तक का, और फिर नीचे। ये बेसिकली आपकी समझ के लिए था, ताकि आपको समझ हुए, आपको जुड़ाव महसूस हुए कि क्या कैसे हुआ, कौन सी घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि इतिहास में जब तक समझते नहीं है ना, तब तक फैक्ट्स याद भी नहीं होते। फैक्ट्स तो याद करने होते हैं, लेकिन जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी, फैक्ट्स याद नहीं होंगे। अब हम सबसे पहले वाले के ऊपर चलते हैं, पल्लव राजवंश के ऊपर, पल्लव के ऊपर, ठीक है। पल्लवों के बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पल्लवों के बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अच्छा, हमने जब आपको अभी एक चीज देख लीजिए, पल्लव के पहले जो आपके कदम्बों को अभी हमने पढ़ाया, कदम्ब को पढ़ाया ना, तो कदम्ब राजवंश के बारे में कुछ याद नहीं करना है, जो हमने बताया उतना ही याद रखना है। इसका संस्थापक कौन था, संस्थापक मयूर शर्मा था, संस्थापक मयूर शर्मा था। और राजधानी क्या थी, राजधानी इनकी थी वनवासी, राजधानी क्या थी, वनवासी, राजधानी इनकी थी वनवासी। अब ये चीज आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको सीधे फैक्ट फैक्ट करवाएंगे, पूरी स्टोरी हमने समझा दी, जिसको स्टोरी ना समझ में आई वो फिर से जाके एक बार देख लीजिए।
अब सबसे पहले हम किसके ऊपर चलेंगे भैया, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पल्लवों को। पल्लव कहाँ से आए, कैसे आए, सारी चीजें हमने बता दी है। हमने आपको बताया था कि जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश का जो इंपॉर्टेंट संस्थापक था, जिसको जो कि वास्तविक संस्थापक जिसको माना जाता है, ठीक है, वो कौन था आपका, सिंह विष्णु था। वो कौन था आपका, वो आपका था सिंह विष्णु। वो कौन था आपका, वो आपका था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश की स्थापना करता है। राजधानी कहाँ बनाता है, कांचीयाविल तमिलनाडु। ये है मैप में हमने जो है कोशिश की है कि सारे राजवंशों की लोकेशन दिखाई। इधर पल्लव थे, ठीक है, बाद में इधर ही राष्ट्रकूट आते हैं, ठीक है, इन्हीं राष्ट्रकूट आते हैं। इनके बाद में यही कल्याणी चालुक्य अपना स्थापना करते हैं। वातापी की चालुक्य इधर थे। ये मतलब एक एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये इधर उधर घट्टा बढ़ा था। और इधर आपका चोल साम्राज्य था, क्योंकि कल्याणी के चालुक्य इन्हीं के बाद आए थे, तो इस पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया था इन्होंने। एक ओवरव्यू लोकेशन दी है, ठीक है। अब देखिए, फिर हमने देखा कि अब सिंह विष्णु के बारे में पढ़ते हैं कि सिंह विष्णु आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है, सिंह विष्णु इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये चीजें देखते हैं। तो सिंह विष्णु के बारे में याद करिएगा, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है कावेरी नदी तक किया। कहाँ तक किया अपने साम्राज्य का विस्तार, अपने साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी तक किया सिंह विष्णु ने, ठीक है। मामल्लपुरम में, जो आपका मामल्लपुरम था, मामल्लपुरम ने एक आदिवाराह गुफा मंदिर का निर्माण कराया। आदिवाराह गुफा मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। अब देखिए, ये साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के नाम होंगे तो आपको इसको लोकेशन के साथ याद रखना है। अब फैक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आदिवाराह मंदिर कहाँ है, तो मामल्लपुरम में है। किसने निर्माण करवाया, तो सिंह विष्णु ने निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया, तो सिंह विष्णु ने निर्माण करवाया। सिंह विष्णु के दरबार में एक विद्वान रहते थे, उन विद्वान का नाम था भारवी। क्या नाम था उनका, भारवी नाम था। भारवी क्यों विख्यात है, तो भारवी की एक रचना है किरात अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम के लेखक भारवी इन्हीं के दरबार में रहते थे। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। किरात अर्जुनियम किसकी बुक है, तो भारवी की है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन था, वो पल्लव वंश के जो है शासकों को ऐसे क्रम से लगाने के लिए बोला था, इनका क्रम लगाइए। तो कुछ इंपॉर्टेंट शासक है जिनका क्रम वो पूछा था, तो उनका क्रम को हमने यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये आप एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। सबसे पहले सिंह विष्णु आते हैं, फिर उनके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम आते हैं, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं, फिर महेंद्र वर्मन सेकंड आते हैं, फिर परमेश्वर वर्धन वर्मन प्रथम आते हैं, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में एक बार फिर से ये लोग आते हैं, परमेश्वर वर्मन सेकंड। फिर उसके बाद नंदी वर्मन आते हैं। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर परमेश्वर वर्मन सेकंड, फिर नंदी वर्मन। देखिए नामों का क्रम, पहले सिंह विष्णु है, फिर महेंद्र वर्मन आते हैं, फिर एक लोग नए आते हैं नरसिंह वर्मन, फिर महेंद्र वर्मन सेकंड आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। मतलब ये अलग अलग व्यक्ति हैं लेकिन नाम बता रहे हैं। फिर एक नया नाम आता है परमेश्वर वर्मन, और फिर नरसिंह वर्मन सेकंड आ जाते हैं रिपीट होके, फिर परमेश्वर वर्मन सेकंड आ जाते हैं, फिर नंदी वर्मन आ जाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हुई पल्लव वंश के एक शासक सिंह विष्णु के बारे में। जो पल्लव वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है, सिंह विष्णु के बाद बनता है, उसका नाम था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बारे में आपको केवल एक पॉइंट याद रखनी है। वो क्या याद रखना है, एक पॉइंट, वो एक पॉइंट रखना है कि मत विलास प्रहसन की रचना। मत विलास प्रहसन एक बुक थी जिसकी रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की, तो मत विलास प्रहसन की रचना आपके महेंद्र वर्मन ने की। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की, महेंद्र वर्मन ने की। अच्छा, ये जो महेंद्र वर्मन था ना, इसके बारे में पॉइंट याद रखिएगा, पहले जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था, जैन धर्म का। लेकिन बाद में एक वो तमिल संत होते हैं जिनका नाम था अप्पैयर, उनके प्रभाव से ये शैव धर्म मतलब शिव भगवान को मानने वाली शाखा, शैव धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, शैव धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, ठीक है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट शासक है वो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम है। कौन है, नरसिंह वर्मन प्रथम है। नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये सर्वाधिक शक्तिशाली, जो इस वंश के सर्वाधिक, थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे गड़बड़ लिखी है, सर्वाधिक शक्तिशाली हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये थोड़ा ही ये छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको इग्नोर करा करिए आप लोग। पीपीटी में कुछ इधर उधर लिखा है, मतलब हिंदी थोड़ा सा वो टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है। तो ये जो थे आपके सबसे शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। हमने भी वातापी आपको पढ़ाया था ना, वातापी या फिर बादामी के चालुक्य पुलकेशिन वाली कहानी बताई थी ना, कैसे उसने बेंगी। तो अभी हम आगे देखेंगे। वातापी जब हमने नाम लिया तो आपको याद आना चाहिए कि वातापी क्या है, कैसे है। इसीलिए अभी इसमें ना एक दूसरे का नाम आता है, एक दूसरे राजवंश का बीच में नाम आता है। तो हमने इसीलिए पूरे राजवंशों को पहले आपको ओवरव्यू दे दिया कि कौन सा राजवंश कहाँ से एक दूसरे से रिलेटेड है, ताकि जब हम क्लासेस में नाम ले तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो वातापी आपको याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो फिर से पीछे की क्लास जाइए। देखिए, वातापी को जीतकर वातापी कुंड की, यानी कि वातापी को जीता और वातापी कुंड की उपाधि धारण की। वातापी को ये गया जीता और वातापी कुंड की उपाधि धारण की, ठीक है। और इसने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनको कि सप्त पैगड़ों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एकाश्म मंदिर थे। एकाश्म मंदिर का मतलब होता है,
एकाश्म मंदिर का मतलब होता है कि एक ही चट्टान, एक ही शिला, एक ही पहाड़ी से, ये कोई पहाड़ है ना बहुत बड़ा सा, इसको ऐसे एक तराश के पहले यहाँ पे खंबे बना दिए, खंबे मतलब एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे तराश कर, काट कर जो है एक ही पत्थर से, एक ही शिला से पूरे मंदिर का निर्माण कर देना, वो आपका क्या कहलाता है? एकाश्म मंदिर कहलाते हैं। तो रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, जिसको सप्त पैगड़ों के नाम से जाना जाता है, और ये एकाश्म मंदिर थे। सप्त पैगड़ों में कुछ पॉइंट्स याद रखनी है आपसे। पूछा, ये 7 रथ हैं, सप्त पैगड़ों मतलब 7 मंदिर, 7 रथों का निर्माण हुआ है। 7 रथों में जो सबसे बड़ा रथ है आपको उसका नाम याद रखना है, और जो सबसे छोटा रथ है, और जो सबसे छोटा रथ है उसका नाम आपको याद रखना है। सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा रथ, सबसे बड़ा जो रथ है वो है धर्मराज रथ, धर्मराज रथ, ठीक है। सबसे छोटा जो रथ है वो है द्रौपदी रथ, वो क्या है? वो द्रौपदी रथ। तो ये आपको याद रहेगा, सबसे बड़ा रथ, सबसे छोटा रथ। अब आगे चलते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय की ओर। किसकी ओर चलते हैं? नरसिंह वर्मन द्वितीय की ओर। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में आपको याद रखना है कि कांची का जो कैलाश मंदिर है, कई सारे कैलाश मंदिर आते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो कांची में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। ये नरसिंह वर्मन प्रथम था, प्रथम सेकंड याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिरों का निर्माण करवा रहा है, नरसिंह वर्मन द्वितीय कैलाश मंदिर का निर्माण करवा रहा है। कहां पे? कांची में। कहां पे? कांची में, ठीक है। और इसने इस मंदिर का जो है, इस मंदिर का नाम जो है क्या रखा? इस मंदिर को जो है राज सिद्धेश्वर, गलत लिखा है यहाँ पे, इसको राज सिद्धेश्वर, राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। इसको राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राज सिद्धेश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने राज सिंह की उपाधि धारण की थी। राज सिंह की उपाधि धारण की थी किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह की उपाधि धारण की थी। ये बात समझे आप लोग, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो आपका वेनस्यांग था, जो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम है ना, वेनस्यांग हर्षवर्धन के टाइम में आया था ना, तो जब उधर हर्षवर्धन के टाइम में आया था तो इधर इनका टाइम चल रहा था नरसिंह वर्मन प्रथम का। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ये ऊपर से यहाँ नीचे साउथ इंडिया घूमने आया था। तो वेनसांग कांची कब आया था? वेनसांग कांची आया था, कब आया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम में, नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम में, ठीक है। यहां तक की बातें आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो एक लोग हैं, विद्वान है, उनका नाम है दंडी। क्या नाम है? दंडी। और इन्होंने रचना की है 10 कुमार चरित्र की, 10 कुमार चरित्र की, 10 कुमार चरित्र की, ठीक है। 10 कुमार चरित्र के जो लेखक हैं दांडी, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस वंश के एक आध और महत्वपूर्ण शासक थे जिसके बारे में हम लिखवा देते हैं। एक लोग थे परमेश्वर वर्मन। क्या नाम था उनका? परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर वर्मन प्रथम, ठीक है, परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने आपके मामल्लपुरम में, मामल्लपुरम में एक मंदिर बनाया था जो कि गणेश मंदिर, गणेश मंदिर, ठीक है, गणेश मंदिर। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर बनवाया था। और परमेश्वर वर्मन जो था ये शिव भगवान का बहुत बड़ा उपासक था, तो उनके लड़के जो है गणेश भगवान की बहुत सुंदर सी एक मंदिर बनवा दिया। अब देखिए, अभी हमने कई सारे मंदिरों को देखा, तो उन मंदिरों को हमने यहाँ पे एक चार्ट में लिख लिया है। आगे आने वाले मंदिरों को भी चार्ट में लिख लिया है, एक दो इंपॉर्टेंट जिनको आपको याद कर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि इस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, इस मंदिर का निर्माण किस शासक ने, या इस मंदिर का निर्माण किस वंश में। तो देखिए, जो मामल्लपुरम का आदिवाराह मंदिर है, अभी हमने देखा सिंह विष्णु ने करवाया था, वही ये संस्थापक है पल्लव वंश के, तो पल्लव वंश से संबंधित है। फिर महाबलीपुरम में रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने, कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसी प्रकार जब हम राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे तो देखेंगे कृष्ण जो प्रथम था, कृष्ण प्रथम था, इसने कैलाश मंदिर, एलोरा में एक कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम में करवाया था। फिर हम जब चोल को पढ़ेंगे तो देखेंगे राजा राज प्रथम था, वो जो है तंजौर में एक राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है, राजराजेश्वर, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। आगे देखेंगे सबको, ठीक है। हम मंदिर यहाँ लिखे थे तो हमने सोचा 3-4 मंदिर और आपको बता देते हैं ताकि याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये चीजें हुई, ठीक है। आप लोग इसको लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंटेंट बहुत बेहतरीन है और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में चीजें आ जाएं। अब देखिए, हमने देखा था कि अब आपकी जो पल्लव वंश है उसके बारे में इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। फिर हमने देखा था जो पल्लव लोग थे आपके, जो पल्लव थे,
ठीक है। पल्लव के बाद एक आते हैं कदम्ब, पल्लव के एक बाद आते हैं कदम्ब। जब पल्लव के कदम्ब वो मयूर शर्मन आता है ना, मयूर शर्मन आता है कहाँ पे आता है, कांची में पढ़ाई करने के लिए, तो पल्लव अधिकारी अपमानित कर देते हैं, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में जाता है, उत्तरी कर्नाटक में, वहां पे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है जो कि कदम्ब साम्राज्य कहलाता है। बाद में उसी कदम्ब साम्राज्य से एक नए वंश का उदय होता है। जब वो लोग कमजोर होते हैं तो वो चालुक्यों का, चालुक्य उनके अंतर्गत सामंत थे। तो कदम्ब में जितना पढ़ा दिए उतना ही पढ़ना है, ठीक है। कदम ने हमने आपको जितना पढ़ा दिया उतना ही पढ़ना है। तो उन्हीं कदम्बों से एक शाखा और उत्पन्न होती है। एक शाखा का मतलब वो लोग कमजोर होते हैं तो उनके जो सामंत थे, वो सामंत जो है चालुक्य थे, और वो सामंतों ने अपने चालुक्य साम्राज्य की स्वतंत्र स्थापना कर ली। तो उसका संस्थापक कौन था, तो उसका संस्थापक था जयसिंह। कौन था उसका संस्थापक, जयसिंह था। लेकिन कुछ स्रोतों में पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, हमने आपको बता दिया था। इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी वातापी या फिर बादामी थी, इसीलिए इनको बादामी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। चालुक्यों की शाखाएं थी, 3 शाखाएं थी, और उनकी जो राजधानी थी उसी के आधार पर उनको जाना जाता है। इस वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक जिसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखने हैं वो है आपका पुलकेशिन द्वितीय। वो क्या है, पुलकेशिन द्वितीय। ये सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। इसकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है, एहोल अभिलेख से। कहां से मिलती है हमें, एहोल अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और इस एहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था, तो रवि कीर्ति ने करवाया था। इस एहोल अभिलेख का निर्माण रवि कीर्ति ने करवाया था। इतना ही याद रखना है कि अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था, अभिलेख का निर्माण आपके रवि कीर्ति ने करवाया था, ठीक है। इसी एहोल अभिलेख से हम जब आपको हर्ष को पढ़ा रहे थे, हर्ष को याद करिए, हर्ष को पढ़ाए थे ना, उसमें से 2 फिगर बना था, बीच में नर्मदा नदी थी, इधर हर्ष खड़ा था, इधर पुलकेशिन द्वितीय। हमने कहा था ना पुलकेशिन द्वितीय इसको हरा दिया था, कहा भैया इधर ना आओ, इधर अभी हम हैं, अब लौट जाओ अपने यहाँ उत्तर भारत में रहो, दक्षिण भारत में मत आओ। और इसकी जानकारी हमें, इस घटना की जानकारी इसी एहोल अभिलेख से मिलती है। तो इसने हर्ष को पराजित किया था, जब हम हर्ष को पढ़ रहे थे तभी देख लिए थे, ठीक है। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय जो था आपका, ये 2 लोगों से लड़ता है। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये 2 लोगों से लड़ता है। एक तो हर्ष से लड़ता है, एक और ये महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ता है नरसिंह वर्मन से, नरसिंह वर्मन प्रथम से, नरसिंह वर्मन प्रथम से। तो हर्ष को तो हरा देता है, लेकिन नरसिंह वर्मन फर्स्ट को ये इनसे हार जाता है पुलकेशिन। अभी हम देखे ना, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की, यही वातापी है। इसको जब जीता उन्होंने तो वातापी कुंड की उपाधि धारण की। ये देखा हमने, यहाँ भी देखा ना कि नरसिंह वर्मन ने वातापी को जीतकर वातापी कुंड की उपाधि धारण की। तो इसी पुलकेशिन द्वितीय को हराया उन्होंने और वातापी कुंड की उपाधि धारण की। और इस पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, इसने हर्ष को तो हरा दिया था, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम से ये क्या हुआ, हार गया, ठीक है। उसके बाद इसका जो अंतिम इस वंश का शासन था उसका नाम था कीर्तिवर्मन था, उसका नाम था कीर्तिवर्मन था। हम देखते हैं कैसे इस कीर्तिवर्मन के बाद एक नए राजवंश का उदय होता है, राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है ना, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ये खूब लड़ाई कर रहा था। एक लड़ाई इसने और की थी और इसने वेंगी को जीत लिया था। पुलकेशिन द्वितीय के समय जो है वेंगी को इसने जीता था, और वेंगी को जीत कर इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का राजा बना दिया, वहां का शासक बना दिया गया। और वहां की जो राजधानी थी वो वेंगी थी, तो इसको जो है वेंगी के चालुक्यों के नाम से जाना गया। ये चालुक्यों की नई शाखा थी, ठीक है। यानी कि जो आपका पुलकेशिन द्वितीय था इसने वेंगी को जीता, की पूरी कहानी हम बता चुके, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने यहाँ पे स्थापना तो उसने जीता, ये आ गया यहाँ पे शासन करने, तो इसको जो है संस्थापक इसे को माना जाता है, विष्णुवर्धन को, ठीक है। राजधानी क्या थी, वेंगी। ये एरिया कहाँ पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा गोदावरी के मध्य का क्षेत्र है वहीं पे पड़ता है, उस वाले एरिया में इसने शासन किया। ये हो गई वेंगी के चालुक्यों की इंपॉर्टेंट बातें। हम केवल पढ़ उतना रहे जितना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि समय से पढ़ना है। अब हम आगे चलते हैं राष्ट्रकूट वंश की ओर। कहां चलते हैं, राष्ट्रकूट वंश कैसे आता है, तो हमने देखा कि जो आपका कीर्तिवर्मन था, वातापी के चालुक्य जो कीर्तिवर्मन था, यहीं के सामने इन्हीं जो है वातापी के जो चालुक्य थे इन्हीं के सामंत थे राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग। तो जो दंती दुर्ग थे, जब इनका साम्राज्य कमजोर हुआ तो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली दंती दुर्ग ने, और वो राष्ट्रकूट वंश कहलाया। कहानी पूरी हम देख चुके हैं सारे वंशों की, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, इसीलिए सबसे पहले हमने आपको कहानी बताई थी। जिनको नहीं समझ में आई फिर से जाके देखिए कौन वंश कैसे आया। इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी मान्यखेत, ठीक है। तो प्रमुख शासक कौन थे, देखिए इनके जो शासक थे ना उनका नाम भगवान के नाम पे है, जैसे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष तो मान लीजिए नहीं है भगवान के नाम पे, कृष्ण, इंद्र, कृष्ण, ठीक है। शासक वासक मोटा मोटी देख लीजिए, पूछेगा कि ये किस वंश के शासक है, तो आपको याद होना चाहिए, बाकी रटना नहीं है बैठ के, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रकूट के बारे में आप जानिए कि जो इंपॉर्टेंट शासक है उनके बारे में देखेंगे।
ठीक है। तो एक जो इसके इंपॉर्टेंट शासक है वो है कृष्णा प्रथम। कौन है? कृष्णा प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ऊपर ही हम देख चुके हैं। ये मंदिर है कहाँ? तो ये आपके औरंगाबाद में है। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। आपका जो कैलाश मंदिर है ये कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शासक था ध्रुव। एक इंपॉर्टेंट शासक था ध्रुव। एक इंपॉर्टेंट शासक क्या था? ध्रुव था। ठीक है। ध्रुव क्या था? तो ध्रुव ने जो है आपका एक त्रिपक्षीय संघर्ष। अब त्रिपक्षीय संघर्ष हम आप लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता है ना, तो अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे इसी इसी क्रम में, इसी इतिहास वाले क्रम में। एक जो है हम त्रिपक्षीय संघर्ष बना के इसकी प्लेलिस्ट में शामिल कर देंगे। ठीक है, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। तो इतना जानिए कि एक युद्ध हुआ था। बेसिकली हम जब वहां पे देखे थे कन्नौज पे हमने खत्म की थी ना कहानी, कन्नौज पे। तो जो कन्नौज था, जब हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद उस कन्नौज पे, क्योंकि कन्नौज उसमें मगध के टाइप का था, जैसे एक समय में मगध का अस्तित्व था, मगध शक्ति थी, उसी प्रकार की शक्ति इस समय कन्नौज में थी। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, चलिए हमने आपको समझा ही दिया बेसिकली मोटी मोटी चीजें। तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार ये तीन शासक थे, ये तीन राजवंश थे जो कि कन्नौज पर शासन करने के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ाइयां लड़ी आपस में। तो चूंकि इसमें तीन पक्ष शामिल थे, राष्ट्रकूट, पाल ये बंगाल के थे, पाल को आगे देखेंगे, और प्रतिहार, तीन वंशों ने, इसीलिए इसे त्रिपक्षीय, क्योंकि तीन पक्ष इसमें है इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। ठीक है। तो अब राष्ट्रकूट हैं, तो राष्ट्रकूट से जिसने पार्टिसिपेट किया था वो था ध्रुव। राष्ट्रकूटों की तरफ से जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था वो कौन था? आपका ध्रुव था। वो कौन था? ध्रुव था। वो प्रथम शासक कौन था? ध्रुव था। तो याद रखना है कि राष्ट्रकूट जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था? राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार के मध्य हुआ था। किस लिए हुआ था? कन्नौज पर अधिकार के लिए हुआ था। पूछा जाए कि राष्ट्रकूटों का पहला शासक कौन था जो कि इस संघर्ष में शामिल हुआ, तो वो आपका था ध्रुव। वो कौन था? ध्रुव। एक एक दो दो पॉइंट सभी शासकों के बारे में याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि इस वंश का अंतिम शासक था कृष्णा तृतीय। कौन था इस वंश का अंतिम शासक? इस वंश का अंतिम शासक था कृष्णा तृतीय। अंतिम महत्वपूर्ण जो शासक था वो आपका था कृष्णा तृतीय। कृष्णा तृतीय के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, इनके दरबार में एक कवि रहते थे। इनके दरबार में एक कन्नड़ कवि रहते थे। ठीक है, एक कन्नड़ कवि रहते थे। एक कन्नड़ कवि रहते थे जिनका नाम था श्री पोन्ना। श्री पोन्ना या फिर कवि पोन्ना, इनको श्री पोन्ना कहा जाता था। अंतिम प्रमुख शासक इनके दरबार में कन्नड़ के कवि पोन्ना रहते थे। कन्नड़ के कवि श्री पोन्ना या फिर पोन्ना रहते थे। इन्होंने शांति पुराण की रचना की है। तो आपसे पूछेगा शांति पुराण की रचना किसने की है? तो कवि पोन्ना ने, श्री पोन्ना ने। श्री पोन्ना कौन थे? कन्नड़ कवि थे। कहाँ रहते थे? तो कृष्णा तृतीय के दरबार में रहते थे। कृष्णा तृतीय के दरबार में रहते थे। फिर हमने देखा, जब हम स्टोरी देख रहे थे तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि भैया राष्ट्रकूट जब कमजोर होते हैं तो चालुक्य का एक शासक था तैलभ द्वितीय। चालुक्य का एक शासक था तैलभ द्वितीय। उसने जो है इनका, इन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसने एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जो कि क्या था आपका? राष्ट्रकूटों पर विजय वंश एक नए साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, किसने? तैलभ। और वो बेसिकली क्या था? ये चालुक्य था। और फिर यहाँ से जो आपकी कल्याणी की शाखा की शुरुआत होती है, तो यहाँ से आपके कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं। पूरी स्टोरी मैंने समझाई है, यहाँ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम फैक्ट देख रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें देख रहे हैं। स्टोरी आप लोग समझ चुके होंगे शुरू में, स्टार्टिंग में, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको स्टोरी समझाया, क्योंकि जब स्टोरी क्लियर होगी ना तो सारी चीजें क्लियर होंगी। अब चर्चा कर लेते हैं कुछ कला, धर्म और स्थापत्य से जुड़े हुए पहलुओं पे, जहां से कि राष्ट्रकूटों से मतलब ये कला, धर्म, स्थापत्य से जुड़े हुए पॉइंट है जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो राष्ट्रकूट थे ना, इनका समय में ब्राह्मण धर्म का महत्व था। ब्राह्मण धर्म जब हम बोला करें तो ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म, हिंदू धर्म ये एक ही है। तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, लेकिन जो जैन धर्म था ना उसका प्रचार प्रसार इस समय ज्यादा हो रहा था। तो ये याद रखिएगा, सबके समर्थक थे, लेकिन जो जैन धर्म था ना उसका प्रचार प्रसार ज्यादा था। और भागवत धर्म के भी ये समर्थक थे, ब्राह्मण धर्म के भी समर्थक थे, ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। ठीक है। इसमें कुछ गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ। आप लोग इसको सुने होंगे, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है आपके। ये कहाँ है? ये गुफाएं आपके महाराष्ट्र में है। निर्मित कब हुई? तो राष्ट्रकूटों के समय में निर्मित हुई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किसके समय निर्मित हुई? तो राष्ट्रकूटों के समय निर्मित हुई। एलोरा की गुफाओं के बारे में चर्चा करें, कुछ पॉइंट देखें तो जो आपकी एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, ये आपके औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है ना वहां पे है, औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद में है। ठीक है। एलोरा की गुफाओं की विशेषता क्या है? तो जो आपकी एलोरा की गुफाएं हैं इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं। ठीक है। गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या हिंदू जो 13 से 29 है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से जो 34 तक की गुफाएं वो जैन धर्म से संबंधित है।
इतना याद नहीं रखना है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा क्योंकि एक आध बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि कौन सी किस नंबर की गुफा। तो 30 से 34 तक की जैन है, 13 से 29 तक की हिंदू है, 1 से 12 तक की बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद आपको ये रखना है कि जो आपकी एलोरा की गुफाएं हैं ना, इनको 1983 को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को में इनको शामिल किया गया था विरासत स्थल के रूप में। और जो एलिफेंटा है इनको 1987 में, ठीक है, 1987 में यूनेस्को की विरासत स्थल की जो सूची होती है उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसको 1983 में, इसको 1987 में। ये हैं कहाँ, ये आपके महाराष्ट्र हैं, तो दोनों महाराष्ट्र में। एलिफेंटा में केवल और केवल 7 गुफाएं हैं, केवल और केवल 7 गुफाएं हैं। ठीक है, जिसमें 5 गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और यहां से आपसे पूछा जाएगा जो त्रिमूर्ति है भगवान शिव की, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति वाली त्रिमूर्ति प्रतिमा भगवान शिव की, वो कहाँ है, तो वो आपकी एलिफेंटा गुफाओं में है। तो त्रिमूर्ति शिव की जो प्रतिमा कहाँ है, वो एलिफेंटा की गुफाओं में हुए। ये हो गई आपकी राष्ट्रकूटों से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स। ठीक है, राष्ट्रकूट वन से संबंधित प्रमुख पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा आज की क्लास के लिए एक और पॉइंट बचा है। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन अगला अगला जो पॉइंट है, अगला जो वर्ष है बहुत छोटा है, क्योंकि कहानी तो पूरी देख चुके हैं। बस हमें क्या देखना है, बस हमें देखना है फैक्ट। तो अब हम आते हैं कल्याणी के चालुक्यों के ऊपर। तो भैया इनकी संस्थापक कौन थे, तैलब द्वितीय थे। कैसे स्थापना हुई, तो यहीं पे हुई कि तैलब द्वितीय, जब आपका ये राष्ट्रकूट वंश कमजोर होता है तो इन्होंने एक नए वंश की स्थापना कर लेते हैं, ये तैलब जी, तैलब द्वितीय जी। और उस वंश का क्या नाम था, थे चालुक्य, लेकिन राजधानी अपनी कल्याणी बना लेते हैं। तो राजधानी इनकी स्टार्टिंग में मान्यखेत थी। मान्यखेत का मतलब बेसिकली इनकी राजधानी आपसे पूछा जाए तो कल्याणी लगाना है, क्योंकि राष्ट्रकूटों को इन्होंने जीता है। तो जीतते ही तो राजधानी, शासक पहले जब जीतेगा, जब शासन करेगा तो वहीं तो बैठेगा, फिर बाद में अपना ये चले जाते हैं कल्याणी। तो इनको कल्याणी के चालुक्य बोला जाता है। बाद में इनकी राजधानी क्या हो जाती है, कल्याणी। ठीक है, ये पॉइंट हम देख चुके हैं कि राष्ट्रकूट को पराजित कर तैलब द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो क्या था, वो था विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य सिक्स्थ। तो ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट शासक था वो आपका विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य के बारे में क्या याद रखना है कि भैया, तो ये आपके जो विक्रमादित्य छठवें विक्रमादित्य थे। ठीक है, देखिए विक्रमादित्य नाम के कई शासक आए, तो जैसे जैसे उनका इतिहास में है तो उनका 1 2 3 4 5 6 बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जो आपके ये विक्रमादित्य थे, चालुक्यों वाले विक्रमादित्य, कल्याणी के चालुक्य का जो शासक विक्रमादित्य था, इनके दरबार में एक लोग रहते थे, बहुत विद्वान आदमी थे, उनका नाम था विज्ञानेश्वर। उनका नाम क्या था, विज्ञानेश्वर। उनका नाम क्या था, विज्ञानेश्वर। इन्होंने एक हिंदू विधि ग्रंथ, यानी कि हिंदू के लिए लॉ की एक बुक लिखी, जिसका नाम था मिताक्षरा। जिसका नाम क्या था, मिताक्षरा। जिसका नाम क्या था, मिताक्षरा। ठीक है, और इसकी रचना किसने की, इसकी रचना एक विधि वेत्ता थे विज्ञानेश्वर, जो कि रहते थे विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में। इन्होंने इसकी रचना की। बस इतना ही कल्याणी के चालुक्यों के बारे में आपको याद रखना है। अब ये बताइए कि आज की क्लास को जो पढ़ाने का हमारा तरीका था, ये आप लोगों को कैसा लगा। हमने थोड़ा सा एक अलग कोशिश की कि पहले हमने आपको जो साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट जो आपके वंश थे, हमने बताया कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका एक ओवरव्यू दिया कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन सके, एक जुड़ाव महसूस हो गए। फिर हमने क्लास के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, हमने उन पे डिस्कशन किया। और बहुत छोटी, मतलब आप सोचिए कि हमने आपको इतने राजवंशों को 50 मिनट की क्लास में पढ़ा दिया गया। हमारे हिसाब से तो ये छोटी ही क्लास है, क्योंकि कई सारे राजवंशों को कवर किया गया। एक क्लास में आपका ये पूरा निपट जाएगा। अब बचे चोल को हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास काफी भी आज के देखें तो बहुत बड़ी हो चुकी है। अब आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, हमारी कोशिश कैसे लग रही है, पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है। कोई सुझाव देना हो तो बताइए, तथा चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, लाइक करिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी जो भी सुझाव हो दीजिए। कोई यदि आपको त्रुटि लग रही है क्लास में तो उसको भी बताइए। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।